Hello everyone, welcome back to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal, Jaipur. Children, in the last video, that is part 11, we have discussed about the laboratory method of preparation of ether, the general introduction of ether. Now, in the today's lecture, we are going to study about the manufacturing of ether in industrial techniques. Let's start the topic, industrial method to form ether. You are watching a diagram in which some instruments are taken. This whole instrument or the technique is known as ether still. What happened in the manufacturing of ether? First of all, ethanol and concentrate H2SO4 is taken in the ratio of 2:1 in the coffee still or ether still, in which steam is passed through copper winding. The mixture of ethanol and sulfuric acid, when passed through steam coiling, the reaction is taken out. By the reaction of ethanol with H2SO4, ether is formed. Along with ether, some extra compounds also form. These are sulfuric acid, these are ether, and the other component is ethanol. Then तब होगा क्या यहाँ पे कि जब हम एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड को 2:1 रेशियो में लेते हैं और उसको इस कॉपर वाइंडिंग वाले स्टीम वाली कोयलिंग में से जब पास आउट किया जाता है तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ईथर होता है। बट ईथर के साथ में हमें H2SO4 भी मिलता है और एथेनॉल भी मिलता है। तो उन एक्स्ट्रा जो हमारे पास में इम्प्योरिटीज़ है उनको इस ईथर स्टील के द्वारा सेपरेट भी किया जाता है। तो होगा क्या कि जब ईथर यहाँ से बनता है तो ईथर के साथ एथेनॉल बना और साथ में हमें क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला। तो तीन कंपोनेंट हमारे पास में ईथर, सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट जो हैं वेपर फॉर्म में कहाँ पर लिए जाते हैं, इस वाले कंपार्टमेंट और चैम्बर में लिए जाते हैं। इस चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे, NaOH सॉल्यूशन को इसके अंदर डाला जाता है। NaOH जो होता है वो एसिड H2SO4 के साथ ट्रीट करता है और सोडियम सल्फाइड वो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है जो नीचे की तरफ इसमें सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो इस सेकंड लेवल पर हम क्या देख रहे हैं कि H2SO4 की जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पर सेपरेट कर ली जाती है। अब हमारे ईथर के साथ में क्या बचा हुआ है, ईथर के साथ बचा हुआ है जो है एथेनॉल। तो जब ईथर और एथेनॉल के मिक्सचर को जब हम थर्ड चेंबर में लेके जाएंगे तो उस थर्ड चेंबर को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम यहाँ पर एथेनॉल को पहले सेपरेट कर लेते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईथर वेपर जो है इस पाइप के थ्रू थर्ड चेंबर में जाते हैं। थर्ड चेंबर को कहा जाता है कंडेंसेटर। तो कंडेंसर के द्वारा हम उस ईथर वेपर को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वो किस में बदल जाती है, लिक्विड ईथर में बदल जाती है, जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है किसके अंदर, कलेक्टर के अंदर। तो इस कलेक्टर में हम 100% प्योर ईथर को वहाँ पर रिफॉर्म कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इसकी वही होगी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस में। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। सबसे पहले हमने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल को, तो सल्फ्यूरिक एसिड 1 रेशियो में और एथेनॉल जो है वो 2 रेशियो में लिया जाता है इन ईथर स्टील। उसको हीट करते हैं हम 413 केल्विन पर, यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईथर, सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल। अब हमें क्या करना होता है कि इस मिक्सचर को हम NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। तो दिस मिक्सचर इज फॉलोड थ्रू द चैम्बर हैविंग NaOH सॉल्यूशन सो दैट एसिड इम्प्योरिटी इज टेकन आउट। अब जब एसिड इम्प्योरिटी निकल जाती है तब जो मिक्सचर बचा हुआ है उसमें क्या चीज़ है हमारे पास में, एथेनॉल और साथ में ईथर। इन दोनों मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिल करते हैं, जिससे एथेनॉल जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है उसकी लोअर लेयर पे, और ईथर वेपर बनते हैं। ईथर वेपर को हम कंडेंसर से कूल करते हुए उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उस लिक्विड ईथर को कलेक्ट कर लिया जाता है किसमें, कलेक्टर में। तो ये हमारे पास हो गया इंडस्ट्रियल मेथड टू फॉर्म ईथर। अब हम आपने इस डायग्राम को पॉज कर लिया होगा, इसको आप बना लेंगे। यही मेथड जो है हमें यहाँ पे लर्न करना है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की कि और कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिनके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका थर्ड मेथड है उस पर हम चलते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, पॉइंट नंबर थर्ड, अदर मेथड्स। तो पॉइंट नंबर थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अदर
मेथड्स, ईथर बनाने के लिए जो अदर मेथड्स है वो, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो मेथड है हम उसमें क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इसको, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एलुमिना, Al2O3 को क्या लिखा जाता है, एलुमिना लिखा जाता है। अगर ये नहीं है तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट ले सकते हैं। क्या लेंगे बच्चों हम यहाँ पर, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो इसके साथ में हमको हीट करना है इसको, और टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना होगा, 523। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास में एथेनॉल है C2H5OH, हम इसके 2 मोल लेंगे। तो एक और हमने लिखा, लेकिन इसको उल्टा लिख लेंगे HOC2H5। कैटलिस्ट हमने क्या लिया हुआ है, Al2O3। टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है 523 केल्विन का। जब इसको हीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल से H निकल जाएगा और दूसरे वाले मॉलिक्यूल से OH, यानी H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा, और दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, C2H5O C2H5, यानी डाई एथिल ईथर अलॉन्ग विद वाटर हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये रिएक्शन बच्चों हमको ध्यान रखनी है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट दिया होता है कि एथेनॉल की रिएक्शन जब एल्यूमिना के साथ 523 केल्विन पर होती है तो हमें क्या मिलता है, तो हम इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। लेकिन बच्चों हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, नोट डाल के आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट सेम है लेकिन टेम्परेचर इसका वेरी कर गया तब हमें प्रोडक्ट ये नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये है, अगर एथेनॉल दिया हुआ है और कैटलिस्ट भी यही है हमारे पास में Al2O3, और इसका जो टेम्परेचर है वो 653 केल्विन लिख दिया जाए, कितना टेम्परेचर लिख लिया जाए इसका, 653 केल्विन रख लिया जाए, तो होगा क्या यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा ओपन करके देखेंगे, CH3 CH2 और ये क्या हो गया OH। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। हम जानते हैं अल्फ़ा कार्बन किसे कहते हैं, जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप अटैच रहता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसका नियर बाय कौन सा होगा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन को हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जैसे हीट किया तो अल्फ़ा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H एटम किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2O की फॉर्म में। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड लिंक हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथीन हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा अलॉन्ग विद वाटर। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब टेम्परेचर दे दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसका जो सेकंड मेथड है वो हम ध्यान रखेंगे, इसका B मेथड लिखना, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद ड्राई Ag2O, ठीक है। तो ड्राई हमें क्या लेना है यहाँ पर, Ag2O लेना है, सिल्वर ऑक्साइड लेना है, और रिएक्शन किसकी करवानी है हमें, एल्किल हैलाइड की। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने C2H5Cl क्लोरो एथेन को लिया हुआ है और इसको ट्रीट करवा रहे हैं हम किसके साथ में, Ag2O के साथ में। तो हमने इसको लिख लिया Ag2O, ये हमारा सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। एक मॉलिक्यूल हमें और लेना होगा तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया C2H5Cl। जब इसकी रिएक्शन करवाई गई तो क्या बाहर निकल जाएगा, AgCl, और यहाँ से भी क्या बाहर निकल जाएगा, AgCl, और ये दोनों इथाइल ग्रुप इस ऑप्शन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर अलॉन्ग विद 2AgCl। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोएथेन इज ट्रीटेड विद ड्राई Ag2O। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, डाई एथिल ईथर बन के आएगा। तो आपने इसको ध्यान से समझ लिया होगा। अब हम इसकी थर्ड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास इसकी थर्ड जो रिएक्शन है उसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कल वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो था विलियमसन ईथर कंटिन्यूअस सिंथेसिस। दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं तो आप इसको अलग अलग ही ध्यान रखेंगे। जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है इसमें आप 2 केस को ध्यान रखिए क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो सकता है। तो पहले हम इसका केस 1 ले लेते हैं। केस 1 ही हमारा क्या बोला जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। आप ध्यान रखना, इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी अल्कोहल आपको लेना है। ये अल्कोहल इट मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल आपको लेना है। इसकी रिएक्शन जो है आपको एक बेस से करवानी है। बेस आपको क्या लेना होगा, NaOH। आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल को हम अगर एसिड मान लेते हैं तो इससे क्या निकल के जाएगा, हाइड्रोजन एटम, और ये बेस से इससे क्या निकल जाएगा, OH। तो हम इसमें से क्या चीज़ बाहर निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे और हमारा एक सोल्ट बन के आएगा RONA। और सोल्ट का नाम क्या है,
सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। इस सॉल्ट का क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड बना, इसकी रिएक्शन हम केवल और केवल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से करेंगे। केवल कौन सा लेना है हमें? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें लेना है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में क्या बाहर निकल जाएगा? NaX निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है और X पे होता है नेगेटिव। यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा और OR पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो NaX जो है इसमें से बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ईथर मिल जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया? यहाँ पर NaX बन गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जो है वो हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एथेनॉल ले लिया, C2H5OH लिया। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? NaOH से करवा रहे हैं। सॉल्ट क्या बन जाएगा इसका? वाटर निकलने के बाद में सॉल्ट बन जाएगा C2H5ONa, सोडियम एथोक्साइड। उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से करा देते हैं। मान लीजिए हम ले लिया C2H5Cl, 1 डिग्री लिया हुआ है हमने क्लोरोएथेन। जब इसकी रिएक्शन हुई तो NaCl बाहर निकल जाएगा, माइनस NaCl, और इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया तो हमने क्या बना लिया? C2H5O, C2H5, तो हमने डाई एथिल ईथर बना लिया। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। लेकिन केस 2 जो है वो भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपने अल्कोहल सपोज यहाँ 1 डिग्री लिया और अगर हम इस हेलोअल्केन को 1 डिग्री की बजाय 2 डिग्री या 3 डिग्री लें तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने अल्कोहल कोई सा भी लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो हम इसको लेते हैं। हमने अल्कोहल लिया, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम ले लिया CH3 CH2OH, ठीक है। हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई? हमने NaOH से। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और प्रोडक्ट मिल गया हमें C2H5ONa, सोडियम एथोक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब हम इस C2H5ONa की रिएक्शन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के बजाय 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से कर लें। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम लोग, Cl या CH3 डैश CH3 और ये क्या हो गया हमारे पास में? Cl। तो हमने कौन सा लिया हुआ है यहाँ पर? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जैसे ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन पे चार्ज किया गया नेगेटिव और इस पर चार्ज किया गया हमारे पास में पॉजिटिव। अब होगा क्या कि यहाँ से जो है NaCl जो है जो इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन था, ये दोनों कौन से कार्बन है? बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि CH2H, ठीक है। इस बॉन्ड को आपने ब्रेक डाउन किया तो ये Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और O पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस प्रकार से टूट जाएगा, H पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। H पॉजिटिव चला जाएगा इसके पास में, तो हमें क्या मिल गया? एक प्रोडक्ट C2H5OH, एथेनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। उसके बाद Na प्लस जो है वो Cl माइनस से मिल गया, तो हमें क्या मिल गया? NaCl। अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस कार्बन पर, अल्फ़ा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस बीटा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो दोनों मिलते हैं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, बिकॉज पहले से ही यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो हम क्या देखते हैं? CH3 डबल बॉन्ड और ये CH2। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है यहाँ पर वो क्या बन जाती है? एक एल्कीन बन जाती है। और इस एल्कीन का क्या नाम है? 2-मेथिल प्रोपीन नाम है इसका, ठीक है। तो अगर आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो सेकंड स्टेप है वहाँ पर जो हेलोअल्केन लिया हुआ है, यदि वो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में केवल क्या मिलेगी? यहाँ पर एल्कीन मिलेगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होगा इसका, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। तो ये हमारे अभी तक की मेथड्स इसकी हो चुकी है कि कौन कौन से इसकी केमिकल मेथड्स हैं, या सॉरी जनरल मेथड्स ऑफ ईथर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ईथर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है? तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट डालेंगे, इट इज़ कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखना,
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 307.6 केल्विन। थर्ड पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, इट इज़ insoluble in water but soluble in organic solvents। कौन कौन से, जैसे बेंजीन या CCl4 पायरीन या कार्बन डाइसल्फाइड, तो इनके अंदर ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर और ये जो है हमारे पास में ये वेपोराइजेबल लिक्विड है, वेपोराइजेबल एंड इनफ्लेमेबल लिक्विड है ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट जो है, अगर इसकी वेपर को लिया जाता है तो ये अनकॉन्शियस में डेवलप करता है। इट्स वेपर कॉजेज अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इससे हमें क्या डेवलप होती है, बेहोशी जो है वो डेवलप होती है। इसलिए इसका उपयोग जो होता है, इस देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेसिया। ठीक है, पहले जो ऑपरेशंस वगैरह होते थे तो उसमें एनेस्थेसिया के रूप में किसको यूज लिया जाता था, ईथर को यूज लिया जाता था। तो ये हो गई हमारे पास में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ डाईएथिल ईथर। यदि हम डाईएथिल ईथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जहाँ ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम है। या ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स हैं हमारे पास में, और कितने बॉन्ड पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बॉन्ड पेयर भी 2 हैं और लोन पेयर भी कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब हम जब इसको टोटल को काउंट करेंगे तो हमारे पास 4 की काउंटिंग आती है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान हो गया। उसके बाद में ये आप लोग लिख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में जो इसका एंगल है, ठीक है, या इसका जो शेप है, शेप इसका कैसा बताया जाएगा, एंगुलर। इसका शेप कैसा बताया जाएगा बच्चों, एंगुलर इसका शेप बताया जाएगा। ठीक है, एंगुलर बोल सकते हैं, या हम इसको बेंट भी बोल सकते हैं। थर्ड जो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे वो क्या होगा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसके डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमें कितनी ध्यान रखनी है, 1.3 dBi। इसका मतलब ये कैसी नेचर का हुआ, पोलर नेचर का हुआ। ठीक है, ये नॉन पोलर नहीं है, बल्कि ये कैसा होगा, ये पोलर होगा। बॉन्ड एंगल जो हमें ध्यान रखना है, इसमें जो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसको होना चाहिए कितना, 109 डिग्री। बट इसमें लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण इंटर एटॉमिक रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड एंगल जो है स्लाइटली बढ़ जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री आएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 110 डिग्री, लेकिन कितना नहीं होगा, sp3 की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल इसमें नहीं पाया जाता। तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो ईथर है उसको हम इंडस्ट्री में या अदर मेथड से क्या क्या बनाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, अगले जब वीडियो की हम बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर की यहाँ पर बात की जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।